मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी। हम लोग मिल रहे हैं अपने YouTube चैनल RT Academy पे। जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा आपको सैंपल पेपर मिलेंगे जो हमारे सेल्फ डिजाइन होंगे, जो आपको कहीं ना कहीं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो सेशन 22-23 के लिए आपको बेनिफिट जरूर देंगे। तो ISC के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, 2 पेपर। बारी आई CBSE की, तो उसमें वो 2 पेपर हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। आज बारी सेट 3 की, आप देख ही रहे हैं, CBSE सेट 3 सेशन 22-23 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप तीनों को देखें आराम से। अगर आप इस पेपर को डायरेक्ट देख रहे हैं तो इसके पहले के भी 2 पेपर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये सेल्फ डिजाइन स्पेशल तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, मतलब वेटेज को ध्यान में रख करके डिजाइन किए गए हैं। इसमें आपको बहुत तरीके से देखना है, सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। इसमें जो एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन है, जो ओवर अटेम्प्ट है, वो भी हम लोग देखेंगे कि अपने को तो पेपर सॉल्विंग से मतलब है, ये नहीं मतलब कि पेपर सॉल्व करना है। चलिए आज हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को ये पहले से पता है कि जो ओवरऑल सेक्शन है हमारे पास वो A, B, C, D एंड E ओवरऑल 5 पार्ट्स में है। मार्क्स ओवरऑल है 80। टाइम आपको मिलेगा 3 आवर्स। वो एक्स्ट्रा टाइम जो रहता है थोड़ा सा वो पेपर रीडिंग के लिए रहता है, उसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सेक्शन A, B, C, D ये क्वेश्चंस हैं। E आपका एक तरीके से देखा जाए तो केस स्टडी है, वो इम्पोर्टेंट है, 4 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन D 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, फिर इससे पहले 3। और ये आप पूरा देखिए, पूरा लिखा हुआ है 1 to 18 1 मार्क्स है, फिर 5 क्वेश्चन सेक्शन B के 2 मार्क्स के हैं, फिर 6 क्वेश्चन सेक्शन C में 3 मार्क्स के हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपके 5 मार्क्स हैं। उसके बाद आता है सेक्शन E, और वो जो सेक्शन E है उसमें आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, एक तरीके से 4 मार्क्स ईच। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। पूरा क्वेश्चन है, डिटेल में सीखेंगे हम लोग। थोड़ा सा मैं लार्ज कर देता हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन दिखने लगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है x³ -1 अपॉन x⁴ - 3x² + 1 dx इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है ये आपको देखिए। देखिए कई सारी बातें हैं, या तो आप इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जाने वाला है। बहुत से लोग उसको डिफरेंशिएट करके भी चेक कर सकते हैं कि डिफरेंशिएट करने से ऐसा कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब जैसे कि ये अगर आप देखें ध्यान से तो x² -1 और नीचे x⁴ प्लस इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा कि एग्जैक्टली है क्या। 3x² + 1 है, x² -1 अपॉन x⁴ 3x² + 1। मैं इसको लिख करके अलग से सॉल्व कर दे रहा हूँ। इंटीग्रल x² -1 होल अपॉन x⁴ प्लस 3x² + 1, यानी कि हमारे लिए बन जाएगा x² -1 होल अपॉन x² + 1 का होल स्क्वायर प्लस x² एक ये अलग से आ गया हमारे पास। ठीक, अब ये 3x² + 1 इसको लोग फैक्टर तो कर नहीं सकते थे। अब देखिए x² -1 है, ये x² + 1 का होल स्क्वायर प्लस का x² है। अब यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिए गए, क्या इनमें से ऐसा कोई ऑप्शन आप देख पा रहे हैं जो इसके लिए सेट बैठे या फिट बैठे? अगर आप इसमें नहीं कर पा रहे हैं तो एक और भी ऑप्शन है। जैसे मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर मैं एक्सेस करने जा रहा हूँ आपके लिए। मैं x² को ऊपर डिवाइड कर रहा हूँ, x² से नीचे डिवाइड कर रहा हूँ, तब देखिए क्या मिल जाएगा। 1 - 1 अपॉन x², x² डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो, x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 3। तो 1 - 1 अपॉन x² तो ठीक है, ये हो जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए। x + 1 अपॉन x को हम लोग लेट करेंगे t, और इसको आप डिफरेंशिएट करिए तो 1 - 1 अपॉन x² dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे लिए, dt। तो ऊपर का जो हिस्सा है वो हो जाएगा हमारे लिए dt अपॉन t² + 1, और ये बन जाएगा आपके पास जाकर के tan 1 t। tan 1 t, t की वैल्यू कितनी है, x + 1 अपॉन x, x + 1 अपॉन x। तो tan 1 x + 1 अपॉन x कोई ऑप्शन नंबर
ए, यही हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए ये आपके पास क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्या है, इसको तो आपको सेट करना पड़ेगा। द एंगल बिटवीन द लाइंस, देखिए दो लाइनों के बीच में एंगल निकालता है जिसमें एक लाइन की डायरेक्शन रेशियो तो आपको ऑलरेडी गिवन है 2:2:1, यानी कि A1 B1 और C1 का जो डेटा है आपके पास वो है 2:1। और सेकंड के लिए निकाल लीजिए 3:14 7:12। तो सेकंड के लिए क्या हो जाएगा A2 B2 और C2। अब इसमें देखिए डायरेक्शन रेशियो को निकालते कैसे, आप माइनस कर दो। क्या करिए 7 - 3 यानी कि 4, 2 - 1 यानी कि 1, 12 - 4 यानी कि 8। अब एंगल निकालना है। एंगल हम लोग जनरली यहाँ पे कॉस में भी लिखा है, tan में भी लिखा है, वैसे ओवरऑल आप देखें तो कॉस में ही होगा। तो कॉस थीटा हो जाएगा हमारा A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 होल अपॉन ये आ जाएगा √9 4 + 1 + 64, ये आ जाएगा 69। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 4 का स्क्वायर 16 होगा इस जगह। ये सेकंड केस है इसको मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ। 16 + 1 + 64, ये आ जाएगा 81 यानी कि 9। 18/3 × 9 2/3। थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 2/3। ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड, अ यूनिट वेक्टर A वेक्टर व्हिच मेक्स एंगल π/3। देखो तो हमारा जो L है यानी कि cos अल्फा cos π/3 यानी cos 60, ये आ जाएगा 1/2। M यानी कि cos बीटा वो बन रहा है J के साथ π/4 cos 45 यानी कि 1/√2। और थीटा एक्यूट एंगल है विद के, तो n हो जाएगा हमारे लिए cos थीटा। और अपने पास एक डिटेल है कि L² + M² + N² की जो वैल्यू है वो 1 है। और जो थीटा एंगल भी बन रहा है वो देखिए उसके बारे में कहा नहीं गया, लेकिन हाँ कहा गया है एक्यूट एंगल, यानी कि आपको पॉजिटिव लेना है। cos एक्यूट कब होता है, जब वो पॉजिटिव होता है। तो लिख देते हैं हम लोग 1/4 + 1/2 + n² = 1। n² की वैल्यू है हमारी 1/4, तो इस हिसाब से n की वैल्यू हमारी आ जाएगी ±1/2। और एक्यूट एंगल होने की वजह से अल्फा हमारा कितना हो जाएगा π/3। क्या कि एंगल दिख रहा है π/3? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए करेक्ट हो गया। इसको हम लोग थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। One ball is drawn at random from each of the 3 boxes. 3 box हैं containing, देखिए 3 बॉक्स हैं। फर्स्ट में 3 वाइट 1 ब्लैक है, 2 वाइट 2 ब्लैक है, 1 वाइट 3 ब्लैक है। Then the probability that 2 white and 1 black ball is drawn is, one ball is drawn at random from each of the bag। एक बॉल मतलब ये जो बैग आप देख रहे हैं इनसे एक करके बॉल निकाली गई है। और ये कहा गया है कि आपको इस तरीके से निकालेंगे 2 वाइट हैं और 1 ब्लैक है। One ball is drawn at random from each of the 3 box। तीनों से एक करके बॉल निकाली गई है। और ये कहा गया है कि जो बॉक्स है उसमें एक में 3 वाइट 1 ब्लैक है, ठीक है। सेकंड में 2 वाइट 2 ब्लैक है, वो भी लिख दिया। और थर्ड में 1 वाइट 3 ब्लैक बॉल्स। देन द प्रोबेबिलिटी दैट 2 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल्स विल बी ड्रॉन। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज है कि 2 वाइट बॉल निकलनी चाहिए और एक ब्लैक बॉल निकलनी चाहिए। अब देखिए ये रिस्ट्रिक्शन नहीं बताएगा या कंडीशन इसमें ये नहीं है कि किससे निकाला जाए, फर्स्ट से निकलेगा कि सेकंड से निकलेगा कि थर्ड से निकलेगा। बस केवल ये कहा गया है कि 2 वाइट
और 1 ब्लैक बॉल ड्रॉन किया गया है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो किसी भी बैग से चीज हो सकती है। अरे सबसे एक एक ही निकाला गया, ये भी कहा गया है 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ द बैग। तो देखिए इसके लिए आपको केस बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर केस कैसे बनाने पड़ेंगे? अब ये जो 2 वाइट है, 2 वाइट कैसे हो सकता है? हो सकता है फर्स्ट से वाइट हो, मैं यहाँ पे फर्स्ट लिख रहा हूँ, सेकंड लिख रहा हूँ, ये और ये थर्ड लिख रहा हूँ। हो सकता है पहले से वाइट है, दूसरे से वाइट है, तीसरे से ब्लैक है, ऐसा केस बन सकता है। हाँ, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट से वाइट है, सेकंड से ब्लैक है, थर्ड से वाइट है। या इसके अलावा भी एक केस ये हो सकता है कि फर्स्ट से ब्लैक है, सेकंड से वाइट है, थर्ड से वाइट है। क्या इसके अलावा ऐसा कोई केस बन सकता है? इसके अलावा कोई केस नहीं बन सकता। ठीक है, तो आप क्या करो, इनको आराम से निकाल लो। ये आपस में तो मल्टीप्लाई क्योंकि इंडिपेंडेंट है, तो फर्स्ट से अगर आप वाइट निकालते हैं तो मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। देखिए तो 3/4, सेकंड से भी वाइट यानी कि 2/4 इंटू थर्ड से ब्लैक यानी कि 3/4 प्लस फर्स्ट से वाइट 3/4, सेकंड से ब्लैक यानी कि 2/4, थर्ड से वाइट यानी कि 1/4, फर्स्ट से ब्लैक है यानी कि 1/4 इंटू सेकंड से भी आपकी वाइट है यानी कि 2/4 और लास्ट से आपका क्या है वाइट है यानी कि 1/4। तो ये आ जाएगा 9 2 18 प्लस 6 प्लस 2 अपॉन 64, 26 अपॉन 64, 23/32। क्या आपको कोई ऑप्शन दिख रहा है 22/32? 23/32 सॉरी 13, जब हमको कैंसिल करेंगे तो ये 13 आएगा 2 से। 2 से अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 13/32 और ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है 13/32। तो मेरे ख्याल से आप देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं प्रोबेबिलिटी के जिसमें आपने अगर ऑब्जर्वेशन सही किया तो आप उसको बड़ी आराम से कर ले जाएंगे, फिर उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वाला तो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट में हमको दिया गया है 2x3। तो मैं इसको क्या करने जा रहा हूं, मैं इसको लिख दे रहा हूं x² इंटू x और यहां पर हमारे पास है x² dx। x² को हम लोग यहां पर t लेट कर लेते हैं पहले तो 2x dx की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी dt। तो 2x dx की वैल्यू आ जाएगी dt, तो t इंटू e की पावर t dt। t इंटू e की पावर t dt में अगर आप देखें इसमें हमारा क्या चल जाएगा, इसमें हमारा चलेगा अब बाई पार्ट, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। और इंटीग्रेशन बाई पार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले तो फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस टी का डिफरेंशिएशन जो कि हो जाएगा 1, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t और इस पूरे का इंटीग्रेशन तो करना ही है अपने को। तो एक तरीके से e की पावर t आपका कॉमन आ जाएगा, उसी का इंटीग्रेशन वही रहेगा e की पावर x² और ब्रैकेट में आ जाएगा x² माइनस 1 प्लस का c। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए 5 का ए आ जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने 5 क्वेश्चन अभी सॉल्व किए और इजीली सॉल्व कर लिए। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज्यादा टफ है। बाकी हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए सीरीज क्या है। देखिए प्रोबेबिलिटी के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप उनको ध्यान से करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिमाग लगाने पड़ेगा ही बिल्कुल। द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट ई अकर्स इन वन ट्रायल इज 0.4। देखिए किसी भी इवेंट ई के होने की जो प्रोबेबिलिटी दी गई है वो दिया गया 0.4। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 0.6। अब हमने कहा 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म। 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल हुए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ई अकर्स एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार हो। तो अगर हम लोग इसमें ऐसा कर दें, हम कहते हैं एक बार भी ना हो, एक बार भी ना हो, मतलब पहली बार भी नहीं है, दूसरी बार भी नहीं, तीसरी बार भी नहीं, तो तीनों के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। एक बार भी ना हो p ई बार इंटरसेक्शन ई बार इंटरसेक्शन ई बार, इंडिपेंडेंट होने की वजह से क्या हो जाएगा
0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 यानी कि 0.216। और अगर मैं इसको 1 से माइनस कर दूं तो हो जाएगा 0.784। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए किसी भी जब भी कभी एटलीस्ट वाला क्वेश्चन हो तो उसमें आपको रिवर्स सोचना चाहिए। उसमें कहा गया कि एक कम से कम एक बार, तो आप कहते हो कि एक बार भी ना हो और उसको 1 से माइनस कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द रीजन इन स्क्वायर यूनिट बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y। x स्क्वायर इक्वल टू 4y आपका इस तरीके का पैराबोला है एंड द लाइन x इक्वल टू 2। ये हमारी लाइन बन गई x इक्वल टू 2। अब इस एरिया का आपको इस रीजन का एरिया निकालना है, तो लिमिट है 0 से 2। ठीक, अब देखो ऊपर वाले कर्व से आप y की वैल्यू निकालेंगे यानी कि x स्क्वायर बाई 4। नीचे से कोई मतलब नहीं क्योंकि 0 है। 1 बाई 4 x स्क्वायर का हो जाएगा x क्यूब बाई 3। लिमिट है 0 से 2। 1 बाई 12 8 माइनस 0। 4 से कैंसिल करें 2 बाई 3। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 यानी कि 2 बाई 3। क्या कोई ऑप्शन है 2 बाई 3? बिल्कुल ऑप्शन सी 2 बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में द लाइंस दिस एंड दिस आर पैरेलल लाइक इंटरसेक्टिंग एसक्यू। देखिए मेन डायरेक्शन रेशियोज पता चलता है। जैसे फर्स्ट लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो है 2, 3, 4 और सेकंड लाइन का है 3, 4, 5। तो बिल्कुल अलग अलग है, तो पैरेलल भी नहीं है। हाँ ये अब नहीं कह सकते। देखिए दो बातें हैं, इंटरसेक्टिंग है कि स्क्यू लाइंस है। देखिए स्क्यू लाइंस का मतलब होता है जब डिफरेंट अलग अलग प्लेन में हो, अलग अलग प्लेन में हो। अब जैसे कि अगर आप ऊपर देखें तो 1 2 3 यानी कि पॉइंट एक ही पास हो रहे हैं, यानी कि एक प्लेन में हुए, यानी कि कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट जरूर करेंगे। आप ये मान के चलिए यानी कि लाइन एक तरीके से कैसी इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्ट को चेक करने का एक तरीका और भी होता है, मैंने आपको कराया है, आप उसको देख लीजिएगा। तो इसके लिए जो ऑप्शन में हम लोग जाएंगे वो हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट है थीटा इज द एक्यूट एंगल, सॉरी थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस, और a डॉट b 0 है। अच्छा देखिए a डॉट b 0 का मतलब cos थीटा का कहने का इन्वॉल्वमेंट है, तो cos पॉजिटिव का होगा 0 से पाई बाई 2 में। अब जैसे ग्रेटर और इक्वल टू 0 तो 90 में भी तो हो जाता है 0, तो यानी कि 0 से पाई बाई 2 ये हो जाएगा। ग्रेटर और इक्वल टू 0 लगाएगा। और हम लोग आगे आ जाते हैं इसको थोड़ा सा देखिए। हमसे कहा गया है which of the following is a homogeneous differential equation। अब देखिए होमोजेनियस के लिए बात कही जाती है कि डिग्री सेम हो न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर की। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए तो ये होमोजेनियस तो दिखी है क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे भी डिग्री पूरे हिस्से में 2 है। अब इसकी मैं बात करूं तो ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री, इसलिए होमोजेनियस नहीं है। ये भी होमोजेनियस नहीं है क्योंकि 5 4 में कोई डिग्री का टर्म नहीं है, कांस्टेंट है। ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, ये भी होमोजेनियस नहीं है। तो होमोजेनियस का जो हम लोग डिसाइड करते हैं, अगर आप वीडियो देखेंगे तो मैंने होमोजेनियस के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में लेक्चर बनाया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसमें मैंने ये बताया है आपको कि जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें डिग्री का सेम होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन दिस एंड दिस एंड x इक्वल टू 2। तो देखिए y इक्वल टू x प्लस 2 लाइन क्या है, x को 0 करें तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी हमारी, और अगर आप y को 0 करते हैं x की वैल्यू -2, यानी कि ये लाइन हो गई हमारी y इक्वल टू x प्लस 2। अगर मैं बात करूं y इक्वल टू -x, तो अगर x को 0 किया जाए तो y की वैल्यू 2 ही रहेगी, और अगर y को 0 करें तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी कि ये जो 0,2 है पॉइंट, और x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 का मतलब तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा यूं। तो इस रीजन का हमें एरिया निकालना है, तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। वर्टिकल लिमिट हो जाएगी हमारी 0 से 2, ऊपर इस लाइन को टच कर रहा है y इक्वल टू 2 प्लस x को, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस x माइनस नीचे जो आपकी लाइन है y इक्वल टू 2 माइनस x है dx। 2 से 2 कैंसिल यानी कि 2x, 2 आउटसाइड आएगा और x का इंटीग्रेशन होगा हमारा x²/2 लिमिट है 0 टू 4। 2 से 2 कैंसिल यानी कि आ जाएगा 4। ये हमारा अब देखिए नेक्स्ट है हमारा x³ अपॉन
एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, इसको लिख दिए ए क्यूब का स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर डीएक्स। एक्स क्यूब को हम लोग लेट करेंगे टी, 3x स्क्वायर डीएक्स की वैल्यू आ जाएगी dt, 1/3 इंटीग्रल dt अपॉन a क्यूब का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर dt, 1/3 1 अपॉन a 1 अपॉन 2a सॉरी, तो 2 into 3 6 हो जाएगा, log ऑफ a प्लस एक्स, तो a क्यूब प्लस टी अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। तो t की वैल्यू हम लोग x क्यूब पुट कर देंगे, तो 1 अपॉन 6 a क्यूब log a क्यूब प्लस 6 अपॉन a क्यूब माइनस 6। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द फंक्शन fx इक्वल टू दिस इट इंक्रीजिंग ऑन r, तो a के बारे में हमें डिटेल देंगे। तो पहले डिफरेंशिएट कर दें, बिना डिफरेंशिएशन के तो होगा ही नहीं कुछ। 2 tan x का हो जाएगा हमारे लिए sec स्क्वायर x प्लस 2a प्लस 1 sec x का हो जाएगा log x का हो जाएगा 1 अपॉन sec x, और sec x का हो जाएगा sec x into tan x, ये कैंसिल हो गया, प्लस का a माइनस 2। अब देखिए इसको लिख देते हैं हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x प्लस 2a प्लस 1 tan x प्लस a माइनस 2, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए जो tan x की अगर मैं बात करूं तो tan x की जो रेंज है वो होती है ऑल रियल नंबर। tan x की जो रेंज है, हाँ डिफाइन कहाँ होता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं tan x की स्पेशली बात कर रहा हूं। तो tan x की जो रेंज होती है वो होती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यानी कि उस केस में ये जो 2 2a प्लस 1 ये जो ओवरऑल आप देख रहे हैं ये ग्रेटर कब होगा, जब d आपका निगेटिव होगा, यानी कि 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर 4 into 2 into a लेस देन 0। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन दिख जाए। ये तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 4a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4a माइनस 8a, तो ये बन जाएगा हमारे लिए 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0, और ये तो पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास a बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, दूसरा है a इक्वल टू 1/2, और फिर a बिलोंग्स टू 1/2 से इंफिनिटी, और एक है माइनस 1/2 से 1। तो देखिए बेटा ये निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव तो ये कभी होगा ही नहीं। एक बार हम लोग और इसको अच्छे से देख लेते हैं। इंक्रीजिंग कहा जा रहा है, यानी कि लेस भी हो सकता है। तो लेस ये कब होगा, मतलब लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा, 1/2 पे हो जाएगा। अगर आप 1/2 पुट कर देंगे a की वैल्यू तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट होगा, सिंगल 1/2। अच्छा एक बात और, जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत ज्यादा सिंपल होने वाला है आपके लिए। अब जैसे a की मैं बात करूं, एक आ गया है 1001, तो आप क्या ऐसे नहीं बोल सकते, a जो आप देख रहे हैं ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर आप पावर कितनी भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी रहेगी। यानी कि जो a की पावर 4 है वो भी क्या हो जाएगा 100। तो क्या ऑप्शन दिख रहा है कोई आपको? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है। अब ये देखिए a है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, a क्या है मैट्रिक्स ऑर्डर 3, डिटरमिनेंट ऑफ a की ये है। अब देखिए डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट होता है बेटा मॉड ऑफ a की पावर n-1, यानी क्या है 8 into 3 minus 1, यानी कि आ जाएगा 64। 64 होना बाई 2 की पावर 6। ये इस तरीके की क्वेश्चन है, यहाँ पे बात करी जा रही है इनफाइनाइट यूनिक वगैरह इन सब की। तो पहले तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 1 1 1 3 -1 2 3 1 2, एक्सपेंशन करेंगे तो आ जाएगा -2 माइनस का 1, 6 - 6
प्लस का 1 3 प्लस 3। एक बार मैं फिर से देख लेता हूं, यानी कि माइनस का 4 प्लस का 6, बीच वाला तो इसका 0 ही हो जाएगा, यानी कि 2। यानी कि मैं ये कहूंगा कि डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है, और डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं यानी कि यूनिक सॉल्यूशन दे जाएगा। कॉसेक इनवर्स x, देखिए फर्स्ट ब्रांच में आता है कॉसेक इनवर्स, sin tan cosec यानी कि माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में होगा, और मिड वैल्यू यानी कि 0 नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में हम लोग चले जाएंगे। और आगे आते हैं हम लोग, और क्या है छोटी छोटी चीजें। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ cos dy upon dx equal to a which satisfy the condition y equal to 1 this, ठीक है। तो dy upon dx हमारा हो जाएगा cos इनवर्स a, तो dy हमारा हो जाएगा cos इनवर्स a dx, y इक्वल टू cos इनवर्स a x प्लस सी, और y की जगह 1 है, x की जगह 0 में रखना है, x की जगह 0 y की जगह 1, तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी इस हिसाब से। तो y इक्वल टू x cos इनवर्स a प्लस 1, y इक्वल टू x cos इनवर्स प्लस 1 यानी कि y माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू a, और यहाँ पे cos आ जाएगा, तो cos y माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू a, ऑप्शन नंबर बी हमने लिख दिया है। अब आज के बहुत सिंपल क्वेश्चन, assertion में दिया गया है the following fx equal x square minus 4x plus 6 is strictly increasing, इंटरवल भी दिया गया। चलो हम लोग डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। f dash x 2x minus 4 greater than 0, तो x minus 2 greater than 0, x greater than 2 यानी कि 2 से इंफिनिटी, करेक्ट है। सेकंड में कहा गया है कि डिक्रीजिंग है, इस इंटरवल में डिफरेंशिएट कर दें, f dash x लेस करना है x लेस देन 2, तो माइनस इनफाइनाइट से 2। वैसे रीजन का कोई मतलब नहीं, तो एक तरीके से क्वेश्चन ही हो गया, यानी कि एक तरीके से देखा जाए a और b दोनों करेक्ट है, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बट r इज नॉट अ, एक्सप्लेनेशन से कोई मतलब ही नहीं है, एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं होगा। बोथ a एंड r आर ट्रू एंड r इज नॉट द, इसमें तो एक डिलेमा वाली सिचुएशन है, इसमें एक्सप्लेनेशन का क्या मतलब है भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वो अपनी जगह है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वो अपनी जगह है। हाँ, ये इस बात का कंफर्मेशन है कि करेक्ट है, लेकिन अभी आप एक तरीके से एक्सप्लेनेशन पे ही चले जाइए, ऑप्शन नंबर ए में। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, इसमें assertion गिवन है कुछ इस तरीके से, det of a और det of b इस तरीके से दिया गया, x की वैल्यू निकालें, तो डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं हम लोग। x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल 36 माइनस 36, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ जाएगी 36, यानी कि x हमारा आ जाएगा प्लस माइनस 6। पहली चीज तो ये कहीं दिख रही, बिल्कुल दिख रही है। और एक कहा गया इफ A is a skew-symmetric matrix of odd order then det of a 0, दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है, वो डिटरमिनेंट है, ये मैट्रिक्स है, दोनों एक दूसरे का कोई मेल नहीं है, तो A एंड R बोथ आर करेक्ट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। इसमें आपको B में जा सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट, दोनों बिल्कुल अलग है, वो डिटरमिनेंट है, यहाँ मैट्रिक्स की बात करी जा रही है, बट ये जो कंडीशन दी गई है कि ऑड ऑर्डर के स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है, ये करेक्ट है। आते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है 21 cos इनवर्स -1/√2। देखिए जो cos वाली ब्रांच है, cos cot और sec, इसमें अगर माइनस है तो हम लोग को ये पता है कि पाई माइनस कर देना होता है, तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2, और cos इसकी वैल्यू 1/√2 यानी कि पाई/4 की, और ये आपको मिल जाएगा जाकर के 3π/4, यही आपका आंसर हो गया। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, चलिए देख लेते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। x dy upon dx इक्वल टू x प्लस वाई, तो dy upon dx में हम लोग क्या करें, डिवाइड कर दें, ऐसे देखिए x प्लस वाई अपॉन x, y को vx लिख दें, dy upon dx इक्वल
v प्लस एक्स dv अपॉन dx पुट कर दीजिए, v प्लस एक्स dv अपॉन dx x प्लस वी एक्स होल अपॉन एक्स, v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस v से v कैंसिल, तो dv इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास dx अपॉन x, v इक्वल टू लॉग x प्लस का c, v की जगह y अपॉन x, यही हमारे लिए क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है, और एक बात कही गई इसमें x की वैल्यू निकालते टाइम, ये सिंगुलर है। तो हम लोगों को ये पता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स कब होती है, जब उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। तो इसका अगर मैं डिटरमिनेंट निकाल दूं 5 माइनस एक्स 2 x प्लस 1 एंड 4, और इसको मैं 0 के इक्वल कर दूं, तो 5 4 जा 20 माइनस 4x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 6x इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 3। अब देखिए वैसे क्रैमर रूल तो है नहीं अपना पार्ट, तो मैं सिंगुलर को कर रहा हूं, बाकी आप निकाल सकते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसमें d निकालेंगे पहले, फिर d1 और d2 निकालेंगे, फिर x की वैल्यू हो जाएगी d1/d और y की वैल्यू हो जाएगी d2/d, बाकी हम लोग इसको ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर दिया गया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट लैम्डा ए मे बी अ यूनिट वेक्टर। तो पहले तो लैम्डा ए हम लोग निकाल लेते हैं, तो लैम्डा से मल्टीप्लाई तो होना है, 2 लैम्डा i माइनस 4 लैम्डा j प्लस 5 लैम्डा k, ये एक यूनिट वेक्टर, यानी कि लैम्डा ए वेक्टर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1, तो अंडर रूट 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस 25 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग कर दें, तो 25 क्या जाएगा 45 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस माइनस 1 अपॉन 3√5। तो क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है लैम्डा की वैल्यू, वो तो निकालना ही था, तो निकाल आई हमारी लैम्डा की वैल्यू। कहा गया एक बैग है जिसमें कंटेन है 5 व्हाइट 7 रेड 4 ब्लैक बॉल, 4 बॉल्स आर ड्रॉन 1 बाय 1 एक-एक करके विद रिप्लेसमेंट, मतलब निकालिए फिर रख दीजिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज व्हाइट, तो क्या आ गया कोई भी व्हाइट ना हो, यानी अदर होनी चाहिए। तो देखिए व्हाइट नहीं होनी है, यानी कि हमारे पास ब्लैक और रेड में होनी है। तो एक चीज बताओ, पहली बॉल निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 11/16, व्हाइट नहीं है बस। दूसरी निकालेंगे तो उसके लिए भी 11/16, तीसरी निकालेंगे उसके लिए भी 11/16, और इसी तरीके से फोर्थ निकालेंगे उसके लिए भी 11/16। कोई भी फर्क इन सब चीजों से नहीं पड़ने वाला है, ये चीज आप मेरे ख्याल से समझ पा रहे हैं, ठीक है। बाकी अब हमारा आ चुका है क्वेश्चन नंबर 26 सेक्शन सी का पार्ट, इसको भी हम लोग धीरे धीरे देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात f(x) इतना बड़ा फंक्शन है, वहां पर उसको इंटीग्रेट करना है, तो पहले उसको बदलते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो मैंने कोशिश ये करी कि यहाँ पे जो 3x - 4 अपॉन 3x + 4 है, मैंने इसको लिख दिया y अपॉन में 1, कंपोनेंट और डिविडेंड लगाए, एक बार दोनों को ऐड कर दें ऊपर, तो हो जाएगा 6x, एक बार इसको और इसको माइनस कर दें तो ये हो जाएगा -8, तो y + 1 अपॉन y - 1, x हमारा आ जाएगा कुछ इस तरीके से -4/3 y + 1 अपॉन y - 1, या इसको हम ऐसे करते हैं 4/3 1 + y अपॉन 1 - y, ये हमारी x की वैल्यू y के टर्म में आ गई। अच्छा एक चीज देखिए, ये हमसे कहा गया था इसको, तो मैं इसको बदलना चाह रहा हूं। अब देखो कैसे मैंने बदला है, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। जब हमको मैंने इसको y कहा, देखिए इस वैल्यू को जब मैंने y कहा,
आप देखिए अगर देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस चीज को, जब ये फंक्शन है हमारा तो वैल्यू आई है हमारी x+2 और इसको मैंने मान लिया y, तो x की जगह में क्या आ रहा है ये, यानी कि fy आ जाएगा हमारा 4/3 1 + y अपॉन 1 - y प्लस का 2। यहां पर एलसीएम ले लें, 3 1 - y तो 4 + 4y प्लस 6 - 6y 10 - 2y अपॉन 3 × 1 - y। अब y की जगह उन्होंने x कर दिया, कोई वो भी हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो fx में लिख सकते हैं 10 - 2x अपॉन 3 × 1 - x। ये जो 8 10 देख रहे हैं इसको 8 कर देते हैं तो 8/3 बाहर आएगा 1/1 - x dx माइनस का 2 बाहर 1 - x 3/1 - x तो माइनस का 8/3 log of mod x 1 - x माइनस 2/3 1 का हो जाएगा हमारे लिए x प्लस का c, यही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 27 है। cos x dy/dx माइनस cos 2x इक्वल टू cos 3x। देखिए इसके लिए स्पेस में हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखिए क्या है, cos x dy/dx इक्वल cos 3x प्लस cos 2x dy/dx हो जाएगा हमारा 4 cos cube x माइनस 3 cos x प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और अपॉन में है हमारा cos x। अब इसमें हम क्या करें, सेपरेट डिवीजन कर दिया जाए, बस कल काम चल जाएगा। 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 प्लस 2 cos x माइनस sec x। बहुत इजी हो गया क्वेश्चन ये हमारे लिए। 4 cos स्क्वायर x dx माइनस 3 1 dx 2 आउटसाइड इंटीग्रल cos x dx माइनस इंटीग्रल sec x dx। अब देखिए इन सब का तो फॉर्मूले ही होते हैं सीधे सीधे। इसके लिए आप क्या करो, इसको लिख सकते हैं तो cos 2x + 1/2। अब आप इसको नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल भी टफ नहीं था, बहुत आसान तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बाकी आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको भी देखें हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन का है। 2x² y + y³ dx प्लस xy² माइनस 3x³ dy। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 2x² y प्लस y³ dx प्लस xy² माइनस 3x³ xy² माइनस 3x³ dx इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाएं। 2x² y प्लस y³ dx इक्वल 3x³ माइनस xy² dx। ये मेरे ख्याल से पहला वाला आपका डिवाई है, फर्स्ट वाला, हाँ सेकंड वाला डिवाई है, तो सेकंड वाले को डिवाई कर देते हैं। तो ये जो डिवाई अपॉन डीएक्स आप देख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा इधर आएगा, यानी कि आपका बनेगा जाकर के 2x² y प्लस y³ होल अपॉन 3x³ माइनस xy²। एक्चुअली मैं ये बता दूं, ये आप मान के चलिए कि बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको होमोजेनियस से मिलना ही मिलना है, फिक्स है, बिल्कुल कंफर्म है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो y = vx हम लोग पुट कर लेते हैं।
डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। पुट करें v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल 2v प्लस वी क्यूब होल अपॉन 3 माइनस वी स्क्वायर। x तो कैंसिल हो जाता है, x से फर्क नहीं पड़ रहा अपने को, v को इस साइड ले आए, यानी कि बन जाएगा x से dv अपॉन dx इक्वल 2v प्लस वी क्यूब होल अपॉन 3 माइनस वी स्क्वायर माइनस v। तो x से dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी आएगी? 3 माइनस वी स्क्वायर 2v प्लस वी क्यूब माइनस 3v प्लस वी क्यूब। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v क्यूब माइनस v dv इक्वल टू dx अपॉन में x। इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करना थोड़ा सा टफ काम रहता है। अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो आपको सॉल्विंग भी लगेगी कि हाँ थोड़ी सी टफ सॉल्विंग है, हाँ, लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में अगर आप चीजों को देखें तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे कि इसमें अगर देखें तो अगर मैं डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करूं तो ये बनेगा 6v स्क्वायर माइनस 1। तो ऐसा अगर हम कुछ कर लें कि जो न्यूमरेटर है उसको 6v स्क्वायर माइनस 1 की जैसा कुछ बना दिया जाए, यही तो कर लें। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, 6 से मल्टीप्लाई कर लूं दोनों साइड, तो 18 को लिख दिया 17 प्लस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सॉरी 6v स्क्वायर आ जाएगा ना, 6v स्क्वायर अपॉन 2v स्क्वायर माइनस का v 2v क्यूब dv इक्वल टू 6 log x। ये आपका हो गया, प्लस का सी तो चलेगा ही चलेगा, वो तो पता ही सबको। तो 17 को आउटसाइड करें 1 अपॉन 2v, 2v तो नहीं आएगा कॉमन, यहाँ पे v आएगा आपका कॉमन, v 2v स्क्वायर माइनस 1। इसको आपको सॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से, ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से होगा। इसको मैं कर दे रहा हूं, ये सिंपल हो गया अब आपके लिए। माइनस को बाहर करें तो 6v स्क्वायर माइनस का 1 2v क्यूब माइनस का v dv इक्वल टू 6 log x प्लस का c। यही हमारे लिए आंसर। इसको हम लोग टी लेट कर लें, उसको आप टी लेट करेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा तो दिख ही रहा है आपको, फिर तो आप सॉल्व कर लेंगे इसको आराम से। तो मेरे ख्याल से छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसपे आपको ध्यान देना चाहिए, और इन पे अगर आप फोकस करें तो आप बहुत आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट में कहा गया है कि फाइंड द लैम्डा व्हेन द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज 4 यूनिट। देखिए प्रोजेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो पहले तो मैं इसको लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। ए वेक्टर हमको दिया गया है इस क्वेश्चन में, लैम्डा आई प्लस जे प्लस 4 के, लैम्डा आई 4j प्लस लैम्डा आई प्लस जे प्लस 4 के। बी वेक्टर दिया गया है हमारा 2i प्लस 6j प्लस 3 के, 2i प्लस 3j प्लस 6k। प्रोजेक्शन दिया गया a ऑन b, तो a डॉट b होल अपॉन मॉड ऑफ b, और इसकी वैल्यू है 4। a डॉट b हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3 प्लस 24 इक्वल टू 4 इंटू अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 36, 49 की वजह से 7 हो जाएगा, तो 22 लैम्डा प्लस 27 इक्वल 7 इंटू 4 28, यानी कि जो 2 लैम्डा हमारा हो जाएगा 1, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारी हाफ। जब भी प्रोजेक्शन ए ऑन बी कहा जाए, देखो जिसमें ऑन कहा जाए वो डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड से डिवाइड जरूर करना है। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोलिनियर कह रहा है। कोलिनियर कहे तो बहुत सिंपल हो गया। देखिए ये OA वेक्टर है, देखिएगा ध्यान से, ये OA वेक्टर है, थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। ये वाला हिस्सा हमारा OB वेक्टर है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये OC वेक्टर है। तो आप क्या करें, किसी तरीके से ये दिखा दें, AC वेक्टर निकाल लें, जो कि बनेगा आपका
ओसी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, एसी वेक्टर निकाल दें और ए बी वेक्टर निकाल दें। तो अगर आपने किसी तरीके से ये दिखा दिया कि एसी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर है, तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये आपका क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर ही प्रूफ करना था। बाकी आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है अगर आपने तैयार किया है अच्छे से तो। क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रल x प्लस 1 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। तो इसमें करने का तरीका x प्लस 1 इक्वल टू a डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस का b। तो x प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा a 2x माइनस 1 प्लस का b। इसको कंपेयर करें तो 2a की वैल्यू आएगी 1, तो a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/2 माइनस का a प्लस का b की वैल्यू है 1 माइनस हाफ प्लस का b, तो b की वैल्यू हमारी आ गई 3/2। इस a और b की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में रखनी होती है हम लोग को इक्वेशन नंबर 1 में, और रख देना है जाकर के कहां, x प्लस 1 के प्लेस में। यानी कि ओवरऑल हमको मिलेगा कुछ इस तरीके से 1/2 2x माइनस 1 प्लस 3/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। हमेशा इन क्वेश्चंस में ऐसी देखिए ओवरऑल 6 केस हैं, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, रूट क्वाड्रेटिक और लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक। तो ये वाला जो केस है वो लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक का है। अब इसमें दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, 1/2 2x माइनस 1 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx प्लस 3/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। अब यहां पे क्या करें, इसको टी लेट कर लीजिए। 2x माइनस 1 dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt। तो 1/2 अंडर रूट टी dt, टी की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, तो यह आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की होल पावर 1/2। यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये बिना परफेक्ट स्क्वायर के सॉल्व हो ही नहीं सकता। यानी कि दोनों वैल्यूज को निकाल करके आपको प्लस करके लिख देना है। तो मैं इसको अलग से दिखा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। तो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म कैसे करेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 1 माइनस का 1/4 dx x माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा रूट 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये बन गया हमारे लिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, x/2 अंडर रूट, बिल्कुल यही लिखना, यानी कि ऊपर वाला ही आ जाएगा, प्लस a²/2 log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस का c, यही आपके लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। हाँ थोड़ी सी स्पीड में कर रहा हूं क्योंकि ये मैं दिखा रहा हूं कि आपको क्वेश्चन इजी है। अगर आप सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, आपने थॉरोली पढ़ा हुआ है, पूरे वीडियो आरटी एकेडमी में आपने देखे हुए हैं, जो कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सारे क्वेश्चन लगाएंगे बड़े आराम से। चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा पेपर नेक्स्ट है, लिमिट 0 टू पाई 1/3 + 2 sin x + cos x। आई लिख लेते हैं इसको, लिमिट 0 टू पाई dx होल अपॉन 3 +
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसमें देखिए अगर प्रॉपर्टी आप लगाते हैं तो आप परेशान हो जाएंगे। तो आप क्या करें, पहले तो इसमें हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएं जैसा कि हम लोग करते रहे हैं जनरली। लिमिट 0 टू पाई dx 3 प्लस 2 tan x by 2 होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, और एक 2 ऑलरेडी था यहाँ, 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 dx। यहाँ मैं डबल डबल dx में लिख रहा हूँ बार बार, मैं इसको हटा ही देता हूँ। तो अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, लिमिट 0 टू पाई। अब देखिए ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 ये टॉप पे जाएगा बिल्कुल, और टॉप पे जाने की वजह से बनेगा जाकर के आपका sec स्क्वायर x by 2 होल अपॉन dx। ये आ जाएगा 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x by 2 प्लस 4 tan x by 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2। लिमिट 0 टू पाई sec स्क्वायर x by 2 2 tan स्क्वायर x by 2 प्लस 4 tan x by 2 प्लस का 2 dx। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करना अब आपका काम है। अब मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ, देखिएगा tan x by 2 को मैं t लेट करूंगा, sec स्क्वायर x by 2 dx इक्वल टू 2 dt, और लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाय 2 मतलब 0 से इन्फिनिटी, dt अपॉन 2 तो बाहर आ गया, 2 कॉमन, टी स्क्वायर माइनस प्लस का 2t प्लस का 1 ये कैंसिल हो गया, और ये बन गया हमारे लिए लिमिट 0 टू इन्फिनिटी t प्लस 1 की होल पावर 2, t प्लस 1 की होल पावर माइनस 1 बन जाएगा हमारे लिए लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। जैसे इनफाइनाइट लिखेंगे तो 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, यानी कि ओवरऑल जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा -1। ये हमारे लिए इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पेज के तो हमारे सारे क्वेश्चन फिनिश हो गए, आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। जो हमारा नेक्स्ट पेज है वो कुछ इस तरीके से 30 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन दिखे। ये फर्स्ट क्वेश्चन, x दिया गया है और y दिया गया है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहला काम है इसमें dx बाई डी थीटा को निकालना और फिर dy बाई डी थीटा को। तो देखिए फर्स्ट वाले में क्या करना है आपको, आप देखिए दो तरीके हैं, या तो आप e की पावर थीटा से अंदर मल्टीप्लाई कर दें एक मेथड, या फर्स्ट सेकंड से कर लें। देखिए इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं। x इक्वल टू है हमारे पास a e की पावर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, y दिया गया है a की पावर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब आ जाइए यहाँ पे dx बाई डी थीटा में, a एज इट इज थीटा की पावर थीटा सेम, इसका डेरिवेटिव करिए तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम, e की पावर थीटा का हमारा e की पावर थीटा आ जाएगा। तो कॉस से कॉस ये कैंसिल, यानी कि a इंटू 2e की पावर थीटा साइन थीटा हमको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, dy अपॉन डी थीटा, ये बाहर है, e की पावर थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा
प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज e की पावर थीटा एज इट इज, साइन से साइन कैंसिल, a इंटू 2e की पावर थीटा कॉस थीटा। ठीक, अच्छा निकालना किसकी वैल्यू अपने को, dy बाई dx। जब तो आसान हो गया तो सबको ही लगने लगा होगा कि बहुत आसान है। dy अपॉन डी थीटा अपॉन में dx अपॉन डी थीटा, यानी क्या जाएगा 2a e की पावर थीटा कॉस थीटा होल अपॉन 2a e की पावर थीटा साइन थीटा। ये हिस्सा कैंसिल आ गया हमारा कॉट थीटा, यही हमारे लिए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15। y इक्वल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15, ये एक हिस्सा आ गया। और लाइन है y इक्वल टू 3x प्लस 3, y इक्वल टू 3x प्लस 3। ठीक, देखिए फिगर तो कंपलसरी है इसमें। इस पैराबोला की अगर मैं बात करूं तो अगर आप y को x को 0 कर दें तो y की वैल्यू 15 मिलेगी आपको, मान लीजिए यहां पे। और अगर आप y 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या, कोई फैक्टर वगैरह बन रहे हैं? ऐसा तो कोई फैक्टर मुझे लग नहीं रहा कि इसके फैक्टर करने में, ऐड करने पे 5 है, नहीं मिलेगा। तो आप वर्टेक्स निकाल लो, माइनस का b बाई 2a कॉमा माइनस का d अपॉन 4, ये इसके वर्टेक्स होते हैं। 5 अपॉन 2 कॉमा d की वैल्यू निकालिए b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि माइनस का 35, तो प्लस 35 हो जाएगा अपॉन में 4। तो कुछ इस तरीके से आपका बनेगा, ये 9 समथिंग रहेगा ये हाइट पे, यूं आपका पैराबोला बन जाएगा ये। जिसमें कि ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये पॉइंट है आपका 5/2 कॉमा 35/4। इसके बाद इसमें x 0 करें, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 3 इक्वल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 और 6, 2 और 6 आ जाएगी। अच्छा x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 3, जो कि यहां, और y की वैल्यू 0 है अगर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, यानी कि ये इस जगह से। अभी मैं एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूं, ये रफली फिगर होते हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसे कट जरूर करेगा। तो एक बार x इक्वल टू 2 पे कट कर रहा है और x इक्वल टू 6 पे कट कर रहा है। अपने लिए तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया ये, इसकी वजह से 2 से 6 लिमिट हो गई, ऊपर लाइन है यानी कि 3x माइनस 3, और नीचे आ गया आपका पैराबोला जो कि है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15। अब आपको इसको इंटीग्रेट कर लेना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। अब तो सॉल्व हो ही जाएगा क्योंकि अब तो इसमें कुछ बचे ही नहीं, बिल्कुल आसान हो गया। चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां पर जो क्वेश्चन है एलपीपी का है, देखिए इसको हम ट्राई करते हैं, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जेड है, ये लाइन आपको बनानी पड़ेगी, बिना इसके सॉल्व नहीं हो पाएगा। जेड दिया गया है 5x प्लस 7y, कंडीशन है x प्लस वाई लेस और इक्वल टू 4, x प्लस वाई लेस और इक्वल टू 4, 3x प्लस 8y, 3x प्लस 8y लेस और इक्वल टू 24, 10x प्लस 7y, 10x प्लस 7y लेस और इक्वल टू 35। चलिए इसको बनाते हैं। z की वैल्यू क्या चाहिए आपको, मैक्सिमा करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखिए ट्राई करते हैं। पहले तो लाइन ड्रॉ करना हमारा वर्क है।
अगर x प्लस वाई इक्वल टू 4 है तो ये लाइन 4 से ही पास होगी, यानी कुछ इस तरीके से, ये 4,0, ये हो गया आपका 0,4 और लेस होने की वजह से रीजन हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, इसकी मैं बात करूं 3x प्लस 8y इज लेस और इक्वल टू 24, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो आप इसके लिए इस तरीके से बनाइए, x 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 और y 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, तो 0,3 यानी कि इससे थोड़ा सा नीचे और 8 की वजह से थोड़ा सा ये दूर चला जाएगा। एक काम करते हैं, जो हम लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो ये है कि लाइन को मेंशन नहीं करते। मैं ये लाइन को मेंशन कर रहा हूं, जैसे ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 4 और सेकंड है 3x प्लस 8y इक्वल टू 24, दोनों को सॉल्व करना है। तो एक काम करिए, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर लो, इसको तो मैं लिख ही दे रहा हूं 3x प्लस 8y इक्वल टू 24 एंड 3x प्लस 3y इक्वल टू 12, तो 5y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 12, माइनस होने की वजह से तो y की वैल्यू आ जाएगी 12/5, तो x आएगा 4 माइनस 12/5 8/5, यानी कि जो पॉइंट आप देख रहे हैं वो मिल जाएगा आपको 8/5 कॉमा 12/5, ये पॉइंट है। इसके बाद लास्ट वाले में आ जाते हैं, इसमें भी देखते हैं क्या है। बिना बॉक्स के तो काम चलेगा नहीं, बॉक्स बना लेते हैं। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 7/2 या 3.5, तो 0,5 तो एक पॉइंट हो गया हमारा ये, और 3/2 ये थोड़ा सा पहले आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये हमारा कॉमन रीजन है। तो ये इन दो लाइनों का इंटरसेक्शन है 3x प्लस 8/24 और ये। तो एक काम कर लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, बिना सॉल्व करे तो नहीं मिलेगा। आप सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, एक पॉइंट ये और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये बनेगी जाकर के आपके कॉर्नर पॉइंट। और कॉर्नर पॉइंट को जब आप पुट करेंगे तो आपको z की मैक्सिमम वैल्यू जिसमें मिलेगी वही हमारे लिए सुटेबल आंसर होगा। तो एक बार आप चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, इसको हमें प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए हम इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, क्वेश्चन नंबर 33। ये कहा जा रहा है इसमें कि a, b का रिलेशन है c, d के साथ, और एक कंडीशन इसमें लगा दी गई है पहले से ही, क्या, a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। तो ये हमें प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इसको कैसे ट्राई करेंगे ये आपको देखना है। तो सबसे पहली बात, तो जैसा टुकड़ों में हम चलते हैं वैसे ही चले, रिफ्लेक्सिव की बात करें पहले। a, b का रिलेशन अगर c, d के साथ है तो क्या रिलेशन होगा, a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। अच्छा, एक रिफ्लेक्सिव मतलब होता है इटसेल्फ रिलेशन, अपने आप में। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि a, b का रिलेशन a, b के साथ, देखो बेटा सही है कि नहीं, तो आपने क्या देखा, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। सो रिफ्लेक्सिव। और ये इसलिए ट्रू है क्योंकि जो वर्क चल रहा है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन हो रहा है, कुछ अलग नहीं है उसमें, नेचुरल से नेचुरल में डिफाइन है वो। अगर हम बात करें सिमेट्री की, तो इसका मतलब ये कि a, b का रिलेशन c, d के साथ है, वो क्या है, वो देखिएगा ध्यान से, a प्लस डी इक्वल b प्लस सी, और c, d का रिलेशन हमारा a, b के साथ है, तो वो क्या है,
सी प्लस बी इक्वल टू ए प्लस डी या डी प्लस सी, जो भी आप करें, तो बोथ आर करेक्ट, सो ट्रू, हेंस सिमेट्रिक। इसके बाद बात करते हैं ट्रांजिटिव की यहीं पर, क्योंकि बिना ट्रांजिटिव के काम तो चलना नहीं है। तो ए कोमा बी का रिलेशन है सी कोमा डी के साथ, तो क्या है ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। सी कोमा डी का रिलेशन है ए कोमा बी के साथ, सॉरी ई कोमा एफ के साथ, एक नया लेना पड़ता है ना हम लोगों को, ई कोमा एफ के साथ। तो क्या रिलेशन है सी प्लस एफ इक्वल डी प्लस ई, दोनों को ऐड कर लें, सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, यानी कि आपको मिलेगा ए प्लस एफ इक्वल बी प्लस ई। और इसके आने से ही आपको ये पता चल गया कि ए कोमा बी का रिलेशन क्या है ई कोमा एफ के साथ, हेंस ट्रांजिटिव। यानी कि ये तय हो गया कि कोई भी, हमें ये तो पहले से ही पता है कि अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन आपका है। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। मैंने जो सेट पहला कराया, दूसरा कराया, तीसरा कराया, इन तीनों ही सेट में ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो क्या पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन तो नहीं है, तो अगर पैरेलल लाइन नहीं है तो यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आप यूज करेंगे वो करेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 होल अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करिए और इस आंसर को, इस क्वेश्चन को इवन सॉल्व करिए और आंसर में आप कमेंट जरूर करेंगे कि आपने क्या आंसर फाइंड किया है। बाकी अगर आप चाहें तो आप इसको वीडियो में देख सकते हैं, 3D ज्योमेट्री का पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है स्ट्रेट लाइन का, उसमें मैंने डिटेल सेशन किया हुआ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे, और उससे क्वेश्चन आना तय है, बिल्कुल फिक्स है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो प्लेन वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा टाइपिंग एरर ही आ चुका है, ये इस बार के सिलेबस का नहीं है, इस बार प्लेन नहीं आएगा, आपको केवल डिस्टेंस का ही क्वेश्चन करना है। तो यही एक क्वेश्चन आपके पास रह गया, आपको इसको ही सिलेक्ट करना है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 35। डिफरेंशिएशन करना है हमको साइन इनवर्स साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें दो पॉइंट ले ले। देखिए पैरामेट्रिक है, जब भी पैरामेट्रिक को हम लोग सॉल्व करते हैं तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते तुरंत ये सॉल्व कर दिया, इसमें y1 y2 लेकर के ही सॉल्व होगा। तो y1 हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 2x होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दें और जिसने देखा होगा उसको तुरंत समझ में आ गया होगा कि ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा dy ओवर अपॉन dx तो क्या हो जाएगा 2 into 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से y2 इक्वल टू दिया गया है ये cos इनवर्स y2 हो जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स x dy2 अपॉन dx हो जाएगा हमारा 2 into 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि जो dy1 अपॉन dy2 होगा हमारा यहाँ पर वो कुछ इस तरीके से निकलेगा dy1 अपॉन dx
होल अपॉन dy 2 अपॉन dx, और इसकी वैल्यू है हमारी 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि आ जाएगा। देखिए जिन बच्चों को ये नहीं पता कि जो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये फॉर्मूला किसका है, उनके लिए इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी लोग इसको बड़े आराम से सॉल्व करेंगे, उसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान देना कि क्या फॉर्मूला यूज होगा और आप सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, देखिए सेक्शन ई में हम लोग आ चुके हैं, केस स्टडी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आप ये हल्के क्वेश्चन है, इनको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत रहती है। अब जैसे कि पहले ही क्वेश्चन जो आ गया हमारा वो मैक्सिमा मिनिमा का आ गया, और कहा गया है कि एक a gardener wants to construct a rectangular bed of garden in a circular patch of land, एक circular patch एक land है, एक रेक्टेंगल बेड बना रहा है, कि मैक्सिमम कैसे बना सकता है। तो देखिए ये तो A दिया गया है, तो आप ऐसे समझिए, पहली चीज तो ये, मैं इसमें इस क्वेश्चन में यहीं पे सॉल्व करूंगा। पहली चीज तो यही क्लियर हो गई कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो रेडियस है वो a है, तो 2a का होल स्क्वायर, a कांस्टेंट है, आप ये मान के चलिए, जो सर्कुलर पार्ट आपको दिया गया वो कांस्टेंट है। तो x, अच्छा एरिया की बात करें हम लोग, यहाँ पेरीमीटर भी बताना है और रेडियस भी बतानी, सारी चीजें बताना है। और पेरीमीटर को आपको दिखाना है कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है, पेरीमीटर को ओवरऑल मैक्सिमा दिखाना है। तो पेरीमीटर के लिए आप ऐसे समझिए, 2 टाइम्स x प्लस वाई हो जाएगा कि नहीं, पेरीमीटर हमारा हो जाएगा 2x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब आ जाइए dp बाई dx, डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग, 2 आउटसाइड है, 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका आ जाएगा माइनस का 2x, इसको 0 के इक्वल करना होगा, यानी कि आ जाएगा 1 इक्वल टू एक्स अपॉन रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर के इक्वल, तो एक्स स्क्वायर हमारा आ जाएगा 2a स्क्वायर, या अगर मैं ये कहूँ एक्स इक्वल टू आ जाएगा a रूट 2, ये हाँ y की वैल्यू निकाली जा सकती है क्या, बिल्कुल निकाली जा सकती है, आप ऊपर रख दो जा करके, 2a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4a स्क्वायर, तो y की वैल्यू भी एक तरीके से क्या आ जाएगी a रूट 2, यानी कि ये तभी मैक्सिमम होगा जब एरिया के मतलब ये क्या होगा, स्क्वायर होगा, यानी कि रेक्टेंगल जो है आपका अगर स्क्वायर बन गया तो उस केस में ही इसका जो पेरीमीटर होगा, अब मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा ये देखना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ पे फर्दर डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो देखिए dp बाई dx अपना कितना है, पहले तो ये देखो 2 प्लस 2 माइनस एक्स रूट ओवर d2p बाई dx स्क्वायर, 0 माइनस का 2 आउटसाइड, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा आपका। अब डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर यानी कि x का हो जाएगा हमारे लिए 1 माइनस न्यूमरेटर सेम, और इसका करेंगे तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का 2x। अब क्या करें, थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, माइनस का 2 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर, यहां पे हमारा बन जाएगा 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। लेकिन निगेटिव आ गया यानी कि ये मैक्सिमा हो गया, तो यहाँ पे बात होगी केवल और केवल मैक्सिमा की, मैक्सिमम है, पेरीमीटर होगा क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आप समझ पा रहे हैं, पॉइंट्स को पुट करेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक बार हम लोग और चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं है। बस आपको फर्दर
डिफरेंशिएशन ही करना, बाकी उसमें और कुछ नहीं करना है। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें ही देख लेते थोड़ा सा नीचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पेज में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 3 स्कूल है A, B एंड C ऑर्गेनाइज अ मेला, एक मेला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फॉर कलेक्टिंग फंड फॉर हेल्पिंग द रिहेबिलिटेशन of flood victims. They sold handmade fans, mats and plates for recycled material at ये कॉस्ट दी गई है। देखिए 3 स्कूल है A, B एंड C और ये दिया गया कि A स्कूल ने 40 फैंस डोनेट किए हैं, दिए हैं एक तरीके से देखा जाए तो, और B ने 25 दिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये ओवरऑल क्वेश्चन जो है हमारा मैट्रिक्स का है, लिखा भी है, आपको दिख भी रहा है मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स इसकी बन जाएगी और इसकी जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या बनेगी, कुछ इस तरीके से बनेगी 40, 25, 35, ये फैंस के लिए। तो ऐसा कुछ लिखा जाए कि फैन से ही मल्टीप्लाई हो, तो फैन की जो कॉस्ट है वो है 25, ये 100 आपका और ये आपका 50 रुपीज ईच। 50, 40, 50, 50, 40, 50, 20, 30, 40। अब क्या निकालना है, रिप्रेजेंट द स्केल। रिप्रेजेंट तो हम लोगों ने कर लिया। फाइंड द फंड कलेक्टिंग बाय स्कूल A, B एंड C। अब सबका अलग अलग निकालना है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो आकर के। अब देखिए कलेक्टिंग स्कूल A में कितना होगा कलेक्ट, पूरा ये स्कूल A का निकल आएगा, स्कूल B का निकाला आएगा और स्कूल C। अच्छा एक चीज देखिए आप ऐसा समझिए, स्कूल है ना 40 फैन दिए जिसमें एक तरीके से 25 से मल्टीप्लाई, 50 क्या दिए मैट दिए, तो मैट की कॉस्ट हो जाएगी 100 रुपीज, और स्कूल A ने प्लेट दी कितनी 20, तो 20 प्लेट में अगर हम लोग 50 से मल्टीप्लाई करें तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो क्या अभी ये पॉसिबल है, देखिए ये तो आपके 3 into 3 दिख रही है और ये भी 3 into 1 दिख रहा है, लेकिन आप एक चीज ऑब्जर्व करो, हमको ऐसा कुछ कलेक्शन करना है कि 40 में 25 से मल्टीप्लाई हो, वो तो दिख रहा है, और ये जो 50 दिख रहा है इस 50 के प्लेस में 25 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ये जो मैट्रिक्स का अरेंजमेंट है ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। ये जो मैट्रिक्स का अरेंजमेंट है ये हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, मतलब फैन वाला एक केस, फिर इसके बाद मैट वाला एक केस, तो फिर ये तो प्राइस को लोग निकाल देंगे, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। मैट्रिक्स के अंदर की जो डिटेल है मैं उसको करेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आप। क्या करेंगे हम लोग, 40, 25, 35 ये आपके अरेंजमेंट है। 50, 40 एंड 50, 20, 30 एंड 40, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब आप क्या करें, इसका आप आसानी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपको फर्स्ट वाला केस मिलेगा वो मिलेगा मैं स्कूल A का, फिर स्कूल B का, फिर स्कूल C का क्या कॉस्ट लगी है, बिल्कुल डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि स्कूल B की डिटेल ये, स्कूल C की डिटेल ये, स्कूल A की डिटेल ये, बस आपको मल्टीप्लाई कर लेना है और आपको फंड कलेक्शन का सब कुछ डेटा मिल जाएगा। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक ऑफिस है जिसमें एम्प्लॉई है 3, गोविंद, प्रियंका एंड तहसीन। प्रोसेस इनकमिंग कॉपीज ऑफ अ सर्टेन फॉर्म, कोई सर्टेन फॉर्म है उसमें कॉपी वो कर रहे हैं
50% फॉर्म को गोविंद प्रोसेस कर रहा है, प्रियंका करेगी 20% फॉर्म को प्रोसेस और तहसीन कर रहा है रिमेनिंग यानी कि 30। यानी कि गोविंद के फॉर्म प्रोसेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 50/100। प्रियंका के लिए है 20/100 और तहसीन के लिए जो भी है तहसीन उसके लिए 30/100 है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई नहीं। गोविंद हैज एन एरर ऑफ रेट, देखो एरर के लिए भी कंडीशन दे दी गई। गोविंद अगर एरर करेगा, मिस्टेक करेगा तो उसके लिए कंडीशन है 0.06। तो प्रोबेबिलिटी गोविंद has an error 0.06 सॉरी। इसी तरीके से प्रियंका जीरो पॉइंट जीरो फोर, ये कंडीशन। कहा गया क्वेश्चन द मैनेजर ऑफ द कंपनी वांट्स टू क्वालिटी चेक ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ही सेलेक्ट अ फॉर्म एट रैंडम एंड फ्रॉम द डेज आउटपुट प्रोसेस्ड इन इफ द फॉर्म। अब इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। इसमें दिया गया डिटेल सेलेक्टेड एट रैंडम हैज एन एरर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। अच्छा ये इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो गोविंद ने प्रोसेस नहीं किया है। तो हम लोग एक काम ये करते हैं हम लोग निकाल लेते हैं गोविंद ने प्रोसेस किया है और उसको 1 से माइनस कर देंगे। पहली बात तो हम लोग क्या करें, ए a form select and found an error, एरर उसमें मिली है। अब कंडीशन क्या बनेगी, E1 E2 E3 प्रोसेस बाय गोविंद, प्रोसेस बाय प्रियंका, प्रोसेस बाय तहसीन। अच्छा हमसे कहा गया कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि गोविंद ने नहीं फॉर्म किया है। तो आप क्या करो, कह दो कि गोविंद ने ही फॉर्म किया, आप इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल दो P1/A। और इसको हम लोग क्या करते हैं कि 1 से माइनस, यानी कि फॉर्मूला लगेगा P1 इंटू PA/E1 होल अपॉन P1 PA/E1 प्लस PA/E3। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे डिटेल कर देता हूं। इसमें देखिएगा जितना भी मैंने डेटा आपको दिया है उसी को आपको फिट कर देना इसमें। P1 कितना दिया है, अच्छा E1 E2 E3 का मतलब यहां पर आप समझ लीजिए P1 प्रोसेस बाय गोविंद, गोविंद कितना प्रोसेस कर रहा है 50/100 और उसके में एरर कितनी आ रही है 0.06। 50/100 इंटू 0.6 प्लस प्रियंका के केस में 20/100 और इधर है प्रियंका के केस में 0.04 और 30/100 इंटू 0.0। यही डिटेल हमारी आ चुकी है। तो मेरे ख्याल से देखिए अब इसको आप सॉल्व तो कर सकते हैं, सॉल्व करना है तो मेरा काम नहीं है, आप सॉल्व इसको आसानी से कर ही लेंगे, उसमें कुछ है भी नहीं।
तो जितना आपने देखा कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, आप चाहें तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आज से हम लोग के 3 सैंपल पेपर हो गए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए 1-2 पेपर और लाऊं थोड़े टाइम के बाद, जिसमें हम लोग बहुत आराम से डिस्कशन करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से, कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। और आप जान रहे हैं मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और हम लोग मिल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल RT। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज के इस सेशन को हम लोग यहीं रोकते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे फिर कभी। देखने के लिए थैंक यू।